जय हिंद। मैं सुनील यादव। यह है एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 का पेपर नंबर 6, जिसको कहते हैं आप निबंध और प्रारूप लेखन। निबंध अर्थात बंधनों से मुक्त करने वाला पेपर नंबर 6 अभी आपके सामने है। ठीक है, अंतिम पेपर है ये, इसलिए 6 दिन से जो दबाव फील कर रहे होंगे उससे काफी फ्री, अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे। और बहुत सारे लोग अब आराम से जी भर के नींद लेंगे, क्योंकि पिछले 6 दिनों में तो स्थिति काफी ऊपर नीचे हो गई होगी और समय ही नहीं मिल पाया होगा। लग रहा होगा कि रिवीजन करें कि सो लें, क्या कर लें, कैसा कर लें, बहुत सारी चीजें होती हैं और कहीं ना कहीं दिमाग में तो इसको कहा गया बंधनों से मुक्त करने वाला पेपर। और वाकई में पेपर काफी अच्छा भी था और कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था, इजी था। किस तरह से पेपर आया आप उसको देख लें, उसके बाद उसके एक एक पहलुओं पर अपन चर्चा करते हैं। पेपर नंबर 6 मेंस 2022, ये आपको दिया हुआ है। 2 निबंध आए हैं। पहला 500 शब्द आपका 1000 शब्दों वाला है, जबकि दूसरा 500 शब्दों वाला है। पहला वाला जो निबंध है वो 50 अंकों का है, दूसरा वाला निबंध जो है वो 25 अंकों का है, हो गए 75 अंक। उसके पश्चात में आपको आने वाला है 25 नंबर का प्रारूप लेखन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें 4 आपको निबंध दिए, कोई एक करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको ये प्रारूप दिए गए हैं। ऑप्शन है इसमें, या तो ये वाला कर लीजिए अथवा ये वाला कर लीजिए। 3.1 में आएगा, 3.2 में आएगा, या तो ये करिए या फिर ये वाला कर लीजिए। अब चीजें देखिए, मैंने क्यों कहा कि ये काफी अच्छा पेपर था और काफी फ्री फील कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड्स वाला आपको निबंध यहाँ पर दिया हुआ है। 1000 वर्ड्स में 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों सफिशिएंट ऑप्शन है, यानी किसी को भी आप चुन सकते हैं, चुनने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन नंबर 1 दिया सूचना प्रौद्योगिकी। मुख्य परीक्षा में पिछले 2 साल से सूचना प्रौद्योगिकी वैसे छाया हुआ है, साइंस टेक वगैरह को लेकर आप काफी तैयार करते हैं, जीएस वगैरह में प्रारंभिक परीक्षा इत्यादि वगैरह पढ़ते हैं, वहां पर आप चाहते हो तो उसको पुटअप कर सकते थे। बट इन 4 में यदि कहा जाए कि 2 सबसे आसान कौन से थे, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, पर मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसको आरामी से कोई भी लिख सकता था। 1.2 अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, अर्थात स्पेस के बारे में बताना, इसरो वगैरह के बारे में बताना, अंतरिक्ष की उपलब्धियों के बारे में, भारतीय उपलब्धियां, काफी जीएस वगैरह में आपने इसको पढ़ा हुआ है, इसका बहुत कंटेंट आपके पास में पहले से होगा। तो भारत में शुरुआत कब से मानी जाती है, अभी कौन क्या जनक रहे, बोले इसरो की स्थापना कब हुई थी, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, ठीक है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, और 2023 में उस पर वैसे ही काफी खास उपलब्धियां हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रयान 3 और आदित्य L1 आपका जो मिशन है उसका डेटा भी आपने कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा। और अभी 1 जनवरी को जो नया आपने लॉन्च किया है, काफी कंटेंट होगा और भारत इसमें लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कहीं किसी भी मामले में चौथे नंबर का देश हो गया, किसी मामले में साथ ही 5वें नंबर का देश। आप इस तरह से पढ़ते हैं तो इसरो के बारे में भी, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राप्त की गई उपलब्धियां, तो उनको कहीं ना कहीं बताना था अपने शब्दों में। कैसे शुरुआत करी थी अपन ने, सबसे पहली शुरुआत 1962 वाली, 63 में अपन ने पुनः उस पर कार्य किया, उसी संस्थान को आप आगे चल करके बदल देने वाले इसरो में इन बातों का आप उल्लेख करते हुए इनको क्रमिक रूप से इसको बता सकते थे। सफिशिएंट मात्रा में आपके पास में डेटा होगा, ठीक है। सैटेलाइट स्थापित करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपके पास में, आपके यहाँ पर काफी सस्ता रहता है प्रोजेक्ट, कॉस्ट वाइज इत्यादि, बहुत सारी चीजें अपन बता सकते थे। एक ही आसान था और इससे भी आसान अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1.4 हमारी, यानी कि भारत की सांस्कृतिक विरासत। क्या है सांस्कृतिक विरासत, इस बारे में आप एक इंट्रो उठाते, बहुत ही सिंपल सा, कम से कम शब्दों में बता देता हूं कि किस प्रकार से उठा सकते थे। भारत सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक धनी और संपन्न देश है, विश्व का सर्वाधिक संपन्न देश भारत है। सांस्कृतिक विरासत का जो आधार होता है वह हमारी सभ्यता तथा संस्कृति होती है। सभ्यता को क्या कहा जाता है साहब जी, भौतिक वस्तुएं जितनी भी देख छू सकते हैं आप, इमारतें हो गई, बिल्डिंग हो गई, महल हो गए, सड़कें हो गई इत्यादि वगैरह हो, जो भी मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं, जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, यानी भौतिक वस्तु का उन्हें कहा जाता है। जबकि संस्कृति से व्यापक अवधारणा होती है। सेम इसी विषय को लेकर आपने पिछले यानी पेपर नंबर 5 पर एक पैसेज पढ़ा होगा, वहां पर ये आया हुआ था, पेपर 5 या 4 समथिंग कुछ की बात होगी, वहां पर आया हुआ था कि सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा पर क्वेश्चन आया हुआ है, आप गौर करिए इस चीज को। और उसमें साफ साफ बताया कि बोले साहब सभ्यता से व्यापक अवधारणा किसकी होती है, संस्कृति की होती है। तो ये चीज आपने कहीं ना कहीं तैयार की हुई थी पेपर 4 में, पहले से भी पढ़ा हुआ होगा, तो ये बात बताते आप वहां पर सांस्कृतिक रूप से भारत को और भी अधिक संपन्न माना जाएगा, क्योंकि संस्कृति का मतलब ही है मनुष्य द्वारा निर्मित वे चीजें जिन्हें आप देख छू नहीं सकते, यानी अभौतिक चीजें, अर्थात जैसे
आचार विचार, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, मान्यताएं, विश्वास, परंपराएं इत्यादि ये किसमें आते हैं? ये संस्कृति के पहलू कहलाते हैं। इस एस्पेक्ट पर आपको उठाना था। भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। कोटेशन वगैरह लगता है कि हाँ उठा करके कुछ लिख दें यहाँ पर, कहीं से अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कर सकते थे। एक बहुत ही बेहतरीन कोटेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत समस्त संस्कृतियों का पालना है साहब जी। यह जननी है, यह वह उर्वर भूमि है जहाँ पर विश्व की सारी सभ्यताओं का जन्म या उसका प्रारंभ हुआ है। सबसे पहली लाइन कहलाती है ये इंडिया ईयरबुक, अगर आप ओल्ड वाली देखें, मार्क ट्वेन का कोटेशन है, तो यहाँ से भी आप उठा सकते थे। ठीक है, सभ्यता के बारे में बता दें, संस्कृति बता दें, उसके बाद में कंक्लूड कर देते, बोल साहब जी दोनों चीजों को एक ही कहा जाने लगा है आजकल आधुनिक संदर्भ में। और इन सभी मामलों में क्या है, भारत बहुत संपन्न है। बात में सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, ऐतिहासिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारी विरासतें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आप उठा करके बताते, मौर्य काल के बता सकते थे, मुगल काल का बता सकते थे। धार्मिक क्षेत्र में आप बता सकते थे साहब जी, धार्मिक रूप से भारत की सभ्यता हजारों वर्षों पुराने धर्म कहलाते हैं, मंदिर है यहाँ पर। सांस्कृतिक व्यवस्था की बात यदि की जाए तो वह भी हमारी विरासत ही है, मस्जिदें वगैरह, मीनार इत्यादि वगैरह आप इन सबको बता सकते थे। और भी प्रमुख पहलू में कहा जाए, सांस्कृतिक पहलू में तो साझा सांस्कृतिक विरासत हमारी सबसे खास संस्कृति कहलाती है। मिली जुली संस्कृति, विविधता में एकता हमारी सांस्कृतिक विशेषताओं का प्रतीक कहलाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप उठा के बता सकते थे, और उस बात को सिद्ध कर सकते थे कि भारत में क्या है, सांस्कृतिक जो विरासत है वो बहुत संपन्न है। इस मामले में हम बहुत आगे हैं। यही वजह है कि यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज इत्यादि वगैरह पॉइंट आप वहाँ पर ऐड कर सकते थे। मध्य प्रदेश का बताना चाहते बता दीजिए, बोल साहब जी सांस्कृतिक विरासत में ये है, और उस चीज को डिफाइन कर दे, बोल साहब जी मूर्त सांस्कृतिक विरासत में ये आता है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में हमारे ये आता है साहब जी। ये चीज आप बता सकते थे। इतने इतने स्थल वगैरह यूनेस्को द्वारा शामिल किए गए हैं और पूरे विश्व के लिए जाने जाते हैं, टूरिज्म वगैरह को प्रमोट करते हैं, और उसके साथ साथ हमें एक आत्मविश्वास का, आत्म चेतना का बार बार लगातार वो बोध कराते हैं। और हमारी संस्कृति की एक और सबसे खास विशेषताओं में से कहलाती है, कई विशेषताएं बता सकते थे, विशेषताओं में कहलाती है इसकी जीवंतता, आत्मसातीकरण, अपने रंग में रंग लेने वाली बात कहलाती है साहब जी। जीवंतता का मतलब है कि ये संस्कृति ऐसा नहीं कि वहां से डेवलप होकर रुक गई है, तब से लेकर आज तक इसका विकास क्रम चालू है, लगातार चल रहा है। कुछ इस प्रकार से आप उठा करके बता सकते थे। ओवरऑल सारी बातों का सार आप यहाँ पर ये कह सकते थे कि निश्चित रूप से जहां से आपने पहली लाइन उठाई थी, इन सारी चीजों से प्रमाणित होता है कि साहब न केवल ये, बल्कि भारत आज भी इन मामलों में अत्यधिक धनी है। और अंत आप कर देते कि इसको धनी बनाने वाली जो चीजें हैं वो सांस्कृतिक विरासत, और सांस्कृतिक विरासत का जो आधार है यहाँ के लोग हैं, यहाँ की जनता है, उनकी समरसता है, उनकी संस्कृति है, उनके विचार हैं, अतिथि देवो भव की भावना, प्रेम है, समर्पण है, त्याग है, सम्मान है। ठीक है, नदियों को माता कहा जाता है, पत्थरों को पूजा जाता है, सभी प्रति समर्पण का भाव है, जीव जंतु इत्यादि वगैरह बता सकते थे। कहीं ना कहीं बोले पर्यावरणीय समस्याओं वगैरह से जूझ रही है आज पूरी पूरी दुनिया, साथ ही हमारे यहाँ वृक्षों को पिता कहा जाता है, पूजा जाता है। बहुत सारे एस्पेक्ट आप यहाँ पर उठा करके लिख सकते थे। मतलब एक बहुत कंटेंट है आपके पास में, ओवरऑल बिना कुछ पढ़े भी आपके पास में कंटेंट है। आप उसको और मॉडिफाइड करना चाहते हैं तो कोटेशन वगैरह ऐड कर सकते थे, कोई शायरी वगैरह आप वहां पर ऐड करके उस चीज को बता सकते थे। अच्छा खासा कंटेंट था आपके पास में लिखने के लिए। कम शब्दों में भी इसको आप लिख सकते थे, 700-800 वर्ड्स के आसपास, 900 वर्ड्स में आप उसको कंक्लूड कर सकते थे, कंप्लीट कर सकते थे। 1000 वर्ड्स नहीं तो फिर अपने आप में कम है, बोलता 1200-1500 इत्यादि ज्यादा। अच्छा मैटर था, अच्छा कंटेंट था आपके पास में। यदि इस एंगल्स पर जाते तो डेफिनेटली अच्छा आंसर बताया जा सकता था। आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी इसमें फायदा यही होता है कि आप कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि नहीं उसकी विवेचना ही करनी है, समालोचना ही करनी है। नहीं, निबंध कहा उन्होंने सर। निबंध का मतलब ये कि आपके अपने विचार, आप क्या सोचते हैं, कितने एंगल पर, कितने डायमेंशन पर सोच पाते हैं, आपकी खुद की रचनात्मकता क्या है, आपकी खुद की क्रिएटिविटी क्या है। किताबों से जो पढ़ के आप कितना छाप लोगे, कितना कॉपी कर करके जो आप आए हो याद करके आए हो कितना लिख दो, नहीं लिख पाते। एक समय के पश्चात वो ईंधन समाप्त हो जाता है। अंततः जो ईंधन आपके काम आता है वो होता है आपकी खुद की बुद्धि, विवेक और साहस। अगला जो आप सेक्शन देखेंगे तो उनमें से एक निबंध था आपका साहस पर, इसको 500 शब्दों में आपको लिखना था। क्लियर है? वहां से जो थीम बनी हुई आ रही है यहाँ तक पहुंच जाती है वो थीम। जो पहला आपने निबंध लिखा हुआ उसका जो कंटेंट डाला, उससे कहीं ना कहीं दिमाग आपका एक चलना चालू हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एथलीट्स होते हैं ना, कि अभी आज अपन को स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करना है, तो एकदम से जाके थोड़ा ना खड़े हो जाएंगे अपन, सो के उठे और खड़े हो गए बस दौड़ा दो। थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है ना। आपका वार्म अप हो गया है पिछले निबंध में, दिमाग का वार्म अप हो चुका है, विचार आपकी तीव्र गति से अब कहीं ना कहीं आने लग गए हैं। ठीक है, चार आपको ये सेकंड नंबर के क्वेश्चन में 500 शब्दों में 4 निबंध दिए, कोई सा भी चुन सकते हैं, चारों बहुत ही आसान है।
जीएस वगैरह में जिन्होंने काफी अच्छे से, यदि भूकंप को, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है, उसको तैयार किया है तो उसको लिख सकते थे। प्रदूषण समस्या और समाधान, जीएस में बार बार पढ़ा होगा आपने, इसको लिख सके तो ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं कि आप टेक्निकल एस्पेक्ट बताएं, भूकंप क्या, क्यों, कैसे, जब भूकंप आता है तो कौन सी क्या जो तरंगे होती है, पील क्या होती है तरंगे, एस क्या होती है, एल क्या होती है, कोई जरूरत नहीं आपको, आपको जनरली भूकंप कैसी क्या आपदा है, जान माल क्षति वति, यहाँ से आपको उठाना चाहिए, बिल्कुल आराम से आप बता सकते, तो बंधन ही नहीं है इसमें, कोई बंधनों से मुक्त है। एक प्राकृतिक आपदा है परंतु इसको मानवीय कारणों ने, मानवीय गतिविधियों ने कैसे क्या बढ़ा दिया, पूरा विश्व इससे संकट ग्रसित हो गया है, आप इसको बता सकते थे। उसकी वजह क्या है, मानवीय गतिविधियों में, उसकी विकास परियोजनाएं इत्यादि वगैरह, बहुत सारे कारण जो आपने पढ़े हुए हैं जीएस के दौरान में साहब, जिनके कारण भूकंप आते हैं, ये आप बता सकते थे। लगातार जनसंख्या वृद्धि, वृक्षों की कटाई वाली आप बता सकते थे। डैम परियोजनाएं, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण इत्यादि वगैरह, उससे इम्बैलेंस की स्थिति होना आपके देश का, टहरी डैम वाला आप एग्जाम्पल बता सकते थे। हिमालय के बारे में बता सकते थे कि अनेक विद्वानों के द्वारा इस मामले में संवेदना जारी की गई, चिंता जाहिर की गई एक साथ कि जब से वहां पर हिमालय वाले क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, तो वह जो क्षेत्र है वहां पर भूकंपों की जो इंटेंसिटी, आवृत्ति है, बढ़ गई है, अर्थात लगातार बार बार भूकंप आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज बता सकते थे कि कहने को एक प्राकृतिक आपदा है परंतु मानव जनित कारणों ने इन आपदाओं की आवृत्ति को किस प्रकार से बढ़ाया है, इसके लिए सभी लोग प्रयास करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आप वहां पर बता सकते थे। ठीक, भारत में जो किए गए प्रयास है आप वो बता सकते थे, कहाँ पर कौन से क्या केंद्र बनाए हैं, आपने अधिनियम वगैरह पास किया 2005 का, आपका जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है उसके बारे में आप चर्चा कर सकते थे। सुरक्षित इमारत एक क्वेश्चन आपको आया हुआ था, सुरक्षित निर्माण, यदि आपको याद हो पेपर थर्ड में, सुरक्षित निर्माण को लेकर के, वो किस चीज को लेकर के था, वो भूकंप को लेकर के क्वेश्चन है था, अभी की बात है 2022 वाला, इसी पेपर का, ये सिक्स पेपर है, थर्ड पेपर की बात करूँ, उन पॉइंट्स को उठाकर बता सकते थे। काफी कंटेंट है आपके पास में, बताने का आशय ये है लोगों को उसके लिए कैसे क्या तैयार किया जाए। आपदा को, प्राकृतिक आपदा है, आने से तो रोक नहीं सकती, उसका मतलब है कि आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात क्या क्या कार्रवाई आपको करनी चाहिए, तथा आपदा पूर्व किस तरह से लोगों को तैयार करना चाहिए, अर्थात उनको उस विषय में ट्रेनिंग देनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार रखना चाहिए। कंटेंट है आपके पास में लिखने के लिए। ठीक है, लोगों को ट्रेनिंग देके रखी, स्कूल में कॉलेज में बच्चों को आपने जानकारी देके रखी है, बताया हुआ कि यदि एकदम से बिल्डिंग में भूकंप आ जाता तो आपको क्या करना है, बिल्डिंग से बाहर निकलना, नहीं निकल पा रहे तो बिल्डिंग के किन हिस्सों में आपको खड़े हो जाना चाहिए, कौन से जो मुख्य पिलर होते हैं उनके पास में, इस बारे में मॉक ड्रिल वगैरह को लेकर के प्रावधान कानूनी किए गए हैं, उनको अवेयर, आम जनता को अवेयर, भूकंप रोधी निर्माण। ठीक है, बहुत सारा कंटेंट आपके पास में था। उसके बाद में ले दे के कुछ और भूकंप के बारे में, त्रासदियों के बारे में बता सकते थे आप, भारत कैसा भूकंप प्रभावित जोन कहलाता है, 5 जोनों में बांटा गया है, 4 उसके हिस्से कहलाते हैं, गुजरात वाला क्षेत्र, अल्लाह का बंड वगैरह, हिमालय क्षेत्र वगैरह को, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश का बता दें 22 मई 1997 वगैरह भूकंप आया हुआ था, है ना, और कितनी जान माल क्षति इत्यादि वगैरह। भुज का भूकंप बता देते आप, 26 जनवरी 2001 वाला जो था। कंटेंट है आपके पास में, मतलब कहीं कमी नहीं है कि आपको लगे कि नहीं बहुत सारा आप पढ़ के जाओगे, बशर्ते इसको क्या है उठा करके असेंडिंग ऑर्डर में जमाना था, आपको विधिवत तरीके से बताना था। अब इनके साथ में आपको बताना था कि कैसे क्या समाधान प्रस्तुत किए जाएं, और भी क्या हो सकता है, किस प्रकार से तैयारी रखी जाए इस चीज की, आम लोगों की दृष्टि से क्या किया जाना चाहिए, शासन के द्वारा क्या किया जाए, भारत सरकार के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रयास वगैरह आप ये बता सकते हैं। जापान वाला सम्मेलन आप बता सकते हैं अभी हाल ही में जो हुआ, इन चीजों को लेकर के कंटेंट है आपके पास में, आप काफी अच्छा लिख सकते हैं, एक बहुत ही आशावादी दृष्टिकोण आप वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। भूकंप वाले में एक मॉडल रफली मैं आपको यहाँ पर ही बता रहा हूँ, है ना। अगला है संघर्ष और जीवन, 2.2 और 2.4 वाला जो है, तो दोनों बड़े वैचारिक हैं, है ना। सबसे ज्यादा, या तो कहो कि सबसे ज्यादा आसान है या सबसे ज्यादा कठिन, यही आप पहले जान, क्यों, क्योंकि इनमें कोई स्पेसिफिक फैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, खुला हुआ बिल्कुल ग्राउंड है, खुला हुआ बिल्कुल सागर है, तैरो किस दिशा में वो आप जानो, तो ये कभी वो कहलाते, इसमें आपके पास दिशा ही बोले साहब, इस पर भूकंप पर ही बात करनी है, यहाँ पर प्रदूषण पर ही बात करनी है। ठीक है, समस्या और समाधान ही बताने हैं। यदि पहला वाला निबंध आप ये बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, दूसरा वाला आपको प्रयास ये कर सकते हो आप कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला लिखो आप। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है ना, ये प्रदूषण वाला और भूकंप वाला, इनको दूसरे शब्दों में कहा जाएगा कि इन 4 में से 2 सगुण हैं और 2 निर्गुण हैं, यदि आप गौर करो तो, और जो विशेषता सगुण की होती है और जो विशेषता निर्गुण की होती है उसके साथ में जुड़े हुए हैं।
कभी भी इसको लिखना आसान होता है, चाहे भूकंप और ये वाला, जबकि इनमें कहीं ना कहीं आपकी जो चेतना होगी, वैचारिक शक्ति होगी, उसका खेल होता है। अपने अपने हिसाब से व्यक्ति चुन सकता है ये वाला लिखना है इन दो में से कोई एक, या इन दो में से एक। प्रदूषण और भी ज्यादा आसान है। आपने पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम का बहुत डेटा है आपके पास, भारत में कब क्या कैसे प्रयास किए गए हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति, प्रकृति, पृथ्वी, नदी, पहाड़, समुद्र, भगवान, देवी देवता, पूजा अर्चना, ठीक है, उनको दर्जा, समुद्र मंथन, भगवान राम जी आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें से आप बता सकते थे। और उनके प्रति हमारा भाव, पूरा ओवरऑल ले लेके भारतीय संस्कृति वाला जो आप सेक्शन लिख के आए हो ना, उस चीज को थोड़ी सा जोड़ के वहां पर भी एक सेक्शन बना सकते थे। हमारी संस्कृति उस पर्यावरण को बढ़ावा देती है, पूरी दुनिया एक और संकट से ग्रसित हो रही है, पूरी दुनिया में उसको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। भारतीय जो विरासत रही, भारतीय जो परंपरा रही, वो हमेशा से इको फ्रेंडली रही है, चाहे व्यक्तियों के प्रति हो, चाहे जीवों के प्रति हो, पशुओं के प्रति हो, चाहे पेड़ पौधे वनस्पति नदियां इत्यादि के प्रति हो, जो कि आज पर्यावरण का संकट झेल रहे हैं। तो वहां पर वो पॉइंट आप उठा सकते थे, अपनी एक वैचारिक शक्ति बता पाते थे। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयास वगैरह, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह, कोप बता सकते थे, स्टॉकहोम सम्मेलन से चालू करते, पृथ्वी सम्मेलन बताते, अभी बता दे COP26 वाला हुआ, COP27 हुआ है, ये वाला शर्म एल शेख में हुआ, बोले सर जी नया वाला दुबई में हुआ है, प्रतिबद्धताएं आपने व्यक्त करी हुई हैं इन सब चीजों को लेकर, बहुत कंटेंट है। बोले साहब जी 2030 तक हमको ये लक्ष्य पूरे करने हैं, 2025 का भी क्वेश्चन आया था आपसे, ठीक है, कि सभी क्या प्रतिबद्धता है उस चीज को लेकर, जीरो कार्बन के लिए आपका लक्ष्य क्या है, बोले 2070 वगैरह तक के लिए हमने बात कही हुई है। कारण, प्रभाव, परिणाम, मतलब बहुत कंटेंट है, 500 शब्द बहुत कम है। और फिर इसको ले जाकर के लास्ट में पॉजिटिवली एंड कर देते साहब जी। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कम से कम समय में आपका वो एक ओवरऑल कवर हो जाए, ठीक है। कुछ कोटेशन वोटेशन लिखना है तो ऋग्वेद का कोटेशन लिख देते साहब जी उठा करके, बोले प्रकृति रक्षित रक्षता, यानी हम प्रकृति की रक्षा करें तो हमारी रक्षा होगी। कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, थोड़ी बहुत बना के रखा होगा अपनी कोड वाली, कुछ डायरी वायरी, कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के रखे होंगे, कुछ हेडिंग्स वगैरह, तो कुछ नहीं तो साहब ले देखे कि महत्वपूर्ण कथन, उस रेलेवेंट कुछ तो गूगल पे सर्च किया होगा, किसी ने कुछ तो बताया होगा, नहीं बताया हो तो समझ लीजिए कंटेंट काफी आपके पास में इसको लिखने के लिए। ये थोड़ी सा आपकी वैचारिक शक्ति का आधार बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे साहस बिन जीना क्या जीना, यानी साहस के बिना कैसे जिए साहब जी, क्या जीना कहलाएगा जीना। तो इसी चीज को आप यदि एक ड्राफ्टिंग यदि इसकी अपन देखें, साहस बिन क्या जीना, जीवन, जीवन पशु भी जीते हैं, इंसान भी जीते हैं साहब जी, परंतु मनुष्य जो होता है उच्च दर्जे का पशु कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने अनुसार चीजों को बदलने में, बनाने में, विकसित करने में सक्षम है। उसके पास में बुद्धि है, विवेक है, अंतरात्मा की शक्ति है, कार्य करने की ऊर्जा है, समझ है ना, तो उसके अनुसार वो बदलता है। तकनीक है उसके पास में, ठीक है, सहयोग है, सामाजिक प्राणी है, मिलजुल करके रहता है, सारी बातें हैं। परंतु इन सबके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये आता है कि व्यक्ति को जब भी कोई जीवन में अधिक ऊंचाइयों, उपलब्धियां कायम करनी है, प्राप्त करनी है, तो उसको खुद का ही सहयोग लेना पड़ता है, पॉइंट वन। और जब खुद के सहयोग की बात आती है, यानी आपो दीपो भाव वाली जिसको अवधारणा कहलाते हैं, उसको ही कहा जाता है साहब कि जब वो निर्णय लेना है आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उस समय ज्ञान, बुद्धि, विवेक इत्यादि की तो भूमिका होती है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है किस चीज की, बोले साहस की साथ। इस प्रकार से साहस हमको अपने जीवन को, अपने लक्ष्यों के प्रति, अपनी आकांक्षाओं के प्रति, अपने सपनों को साकार करने के प्रति एक बहुत ही आवश्यक ईंधन का काम करता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से उठा सकते थे, या एक और तरीके से उठा सकते हैं, बोले साहब जी जीवन जो है, सभी का जीवन संघर्षमय है, ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए कि संघर्ष ही जीवन है। जीवन का एक दूसरा पहलू होता है, वो संघर्ष होता है। हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, जब तक जीवित है तब तक संघर्ष करना पड़ता है, प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है आपको, छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी, छोटे छोटे कार्यों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। कहीं पर आपको सहयोग मिल पाता, कहीं पर नहीं मिल पाता, और जब कहीं सहयोग नहीं मिल पाता, या इसको ऐसे भी कहें कि जीवन में कोई बड़े कार्य आपको करने हैं, तो मैक्सिमम लोग आपका साथ नहीं देते हैं, ये जीवन का कड़वे सत्य है, ठीक है। तो वहां पर जब कोई भी साथ नहीं देता है, तब आपको खुद ही वह कार्य करना पड़ता है कि अपने किए हुए कोई कार्य होता है साथी। वहां पर जब किसी विषय पर निर्णय लेने की बात आती है तो दुनिया यथास्थितिवादी होती है, जबकि आप परिवर्तनवादी हैं। आप परिवर्तन चाहते हैं, जो आप पास में आज है मनुष्य उससे बेहतर चाहता था, और उस बेहतर को चाहने, करने इत्यादि के लिए आपको आगे बढ़कर प्रयास करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए PSC IAS का लक्ष्य चुना आपने,
बहुत सारे लोगों ने मना किया, बोले कहाँ दिमाग खराब यार, रिजल्ट रिजल्ट आता नहीं, फालतू चीजों में लगे हुए, बहुत कम पोस्टें वोस्टें रहती हैं, हजार बुराइयां। परंतु आपने उसके बावजूद ही किस चीज के कारण लगे, बोले साहस। तो यदि जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त करना है, उसके लिए क्या चाहिए, साहस। कुछ अच्छा प्राप्त करके ही हम अपने जीवन को जी पाएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। नहीं तो पशु भी जीवित हैं, इस प्रकार से भी उठा सकते थे। और इसलिए अपन कहते हैं उसको क्या, कि साहब जी जीना जो है वास्तविक जीवन, वो क्या कहलाता है साहब जी, साहस के साथ। हर मोड़ पर बता सकते थे आप, हर पहलू पर बता सकते, बचपन में बता सकते थे, जवानी बता सकते, बेरोजगारी के दौर बता सकते, वृद्धावस्था में बता सकते, संघर्ष बता सकते। ठीक है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग कहाँ से आता है, बोले साहस से आता है। कई बार लोग महत्वपूर्ण निर्णय गलत ले लेते हैं, साहस के अभाव में निर्णय ले नहीं पाते हैं, वंचित रह जाते हैं साहब जी। मिसाल कायम नहीं कर पाते हैं। वो कर सकते थे, मौका भाग्य ने उनको दिया था, नहीं कर पाते साहब जी। ठीक है। कभी कोई योग्यताओं, कभी कोई बुद्धि को, कभी कोई किसी चीज को महत्व देता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू आता है, ना केवल निबंध की दृष्टि से, ऑलवेज आपकी लाइफ की दृष्टि से, जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है वह होता है साहस, हिम्मत, जिसको अपन बोलते हैं साथी। और ये इतना महत्वपूर्ण पहलू होता है कि इसके आगे क्षमताएं, संसाधन, बौद्धिक योग्यता इत्यादि वगैरह काफी फीकी पड़ जाती हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को जीवन में ऊंचाइयां, उपलब्धियां, अपने लक्ष्य इत्यादि प्राप्त करने हैं, उसके लिए उतना अधिक जरूरी ज्ञान, योग्यता, संसाधन नहीं है, जितना ज्यादा जरूरी क्या है, साहस होता है। जीतन मांझी जी इसका एक श्रेष्ठतम एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्टीफन हॉकिंग का एग्जाम्पल दे सकते थे। जीतन मांझी जी, अकेला व्यक्ति, संसाधनों का अभाव, उसके बावजूद पहाड़ को काट करके रास्ता बना देगा, वर्षों लग जाएंगे दादी। ठीक। उनको आज पूरी दुनिया जान रही है, एक भारतीय व्यक्ति। ठीक, मूवी तक बनी उस पर, सारी चीजें आपने देखी। तो संसाधनों की उनकी तो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी, इंजीनियर नहीं थे वो। ठीक है। यानी कि जो कौशल चाहिए, क्षमता चाहिए, वो भी नहीं थी, परंतु किसी कार्य को करने का, किसी चीज को करने का उनमें एक मादा था, साहस था। और साहस के बल पर उन्होंने वह निर्णय लिया और अपने निर्णय को सही साबित किया। पहले तो निर्णय लिया और फिर बाद में दिन रात उसमें लग करके उसको सही साबित किया। ऐसे लोगों का जो जीवन है, उनको पूरी दुनिया याद रखती है। और यही जो जीवन है, साहस से जीना पड़ता है। और जिसके पास वो साहस नहीं है और रिस्क लेकर के साहस के बल पर वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसका जीवन है जीना नहीं कहलाता। महात्मा बुद्ध ने लाइफ में रिस्क लिया, महावीर स्वामी ने लाइफ में रिस्क लिया, कितना बड़ा रिस्क नहीं, गांधी ने रिस्क लिया, गोली चल जाएगी साहब जी, अंग्रेज है, पूरे वर्ल्ड पर शासन हो रहा है। महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो साहब जी, राजपाट छोड़ छाड़ के आगे साहब जी, किसके लिए, लोगों के लिए। वास्तविक जीना किसको कहते हैं, केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए, लोगों के लिए। पूरा इतिहास ऐसे लोगों से भरा हुआ और सिर्फ उन्हें ही याद रखता है जिन्होंने अन्य लोगों के, आम लोगों के कल्याण के लिए किया है। वास्तविक जीवन तो उनका जीवन है। और जब भी ऐसा जीवन जीना है जो ना केवल आपके बल्कि उस समाज, उस राष्ट्र और मानवता के कार्य आए, उसके लिए आपको बढ़कर आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा जिस दिशा में बाकी लोग नहीं बढ़ाते। और उस चीज में पहला कदम बढ़ाने में और सारे कदम बढ़ाने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, वह बौद्धिक क्षमता, योग्यता, संसाधन इत्यादि नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, साहस होते हैं। और उसके पश्चात में ही आप अपने जीवन में नाम कर पाते हैं, श्रेष्ठतम ऊंचाइयां, बेहतरतम चीजें प्राप्त कर पाते हैं। ऐसा जीवन ही जीवन कहलाता है। और यह जीवन बिना किसके संभव नहीं है, साहस। कुछ इस प्रकार से भी थॉट्स को कलेक्ट करके, थोड़ी सा जमा के, नहीं जमा के, जहां से मन आया वहां से उठा करके आप थीम को पकड़ के लिख सकते थे। क्योंकि ज्यादा जमाने के चक्कर में जो ड्राफ्टिंग में रहेंगे, वो कभी भी अच्छा निबंध नहीं लिखेंगे। मैं आपके सामने नॉन स्टॉप बोला चला जा रहा हूँ लगातार, कुछ पहलू छूट गए होंगे, परंतु निबंध में कहीं ये बाउंडेशन नहीं होती कि आपको सारे पहलुओं पर ऐसी ऐसी चर्चा करनी है। कोई इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, इस बात को समझिए। निबंध में सबसे कम नंबर मिलते हैं मैक्सिमम लोगों को। उसकी वजह क्या है कि उनका फ्लो ही नहीं बन पाता। निबंध का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है फ्लो का बनना, धारा प्रवाह वह आए। धारा ही नहीं आ पा रही है, क्यों नहीं आ पा रही, क्योंकि आप आर्टिफिशियल हो जाते हो। यही सोचते हो कि हाँ वो वाले कोचिंग वाले भैया ने, वो वाले सर ने, फलानी दीदी ने और इनने ये बताया था, ये पहलू आने चाहिए, तो वो पहलू ही ढूंढ रहे हैं कि अगला पहलू कहाँ से एंटर करेंगे। तो आपका प्रवाह ही टूट जाएगा। प्रवाह ज्यादा जरूरी है, उस विषय को लेकर के सारगर्भित बात ज्यादा जरूरी है।
आपके ओरिजिनल विचार ज्यादा जरूरी है, ना कि कृत्रिम, कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको जानना चाहता है। और अन्यथा आप कहीं से छापोगे उसको याद कर करके, बड़ा औपचारिक टाइप का लगेगा, वो लगेगा कि हाँ ठीक है लिख दिया उन चीजों के बारे में, पर वो फ्लो नहीं आ पा रहा है, लेखन प्रवाह नहीं आ पा रहा, तो फिर उसमें नंबर कटते हैं। बोले हाँ तुमने केवल एक खाना पूर्ति करी है। तो उसके सामने एग्जामिनर दो ही टाइप से निबंधों को देखता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल। फ्लो जिसके में होगा नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल जिसका हुआ अलग ही वो समझ में आ जाएगा साहब जी की नहीं आ रहा फ्लो और केवल खाना पूर्ति की, तो ये चीजें हो जाती हैं। कुछ इस प्रकार से आप वहां पर लिख सकते थे, कोटेशन बताने, कुछ विद्वानों को उठा लेते, गांधी जी का उठा लेते, स्वामी विवेकानंद का उठा लेते कि साहब जी कमजोरी ही मृत्यु करके कहलाता है साहब जी। ठीक है, कमजोर व्यक्ति किसको माना है, जिसके पास में साहस ना हो। गांधी जी का सत्याग्रह उठा लेते, बोले साहब जी गांधी जी ने सबसे महान कार्य किसको कहा है, बोले सत्याग्रही और उसकी अहिंसा को कहा है। बोले साहब जी सबसे बहादुर कौन होता है, साहसी होता है जो व्यक्ति, और साहसी व्यक्ति क्या करता है, बोले साहब जी अहिंसा के नियमों का पालन करता है। पलट के वार तो कोई भी कायर कर सकता हो, तो साहब बोलते साहब जी जिसमें साहस है उसमें यही क्षमता तो होती है कि साहब जी सहन कर सकेगा वो अत्याचार को। सत्याग्रह उनका क्या है, यही तो है। वहां से आप उठा सकते थे, कोई कोटेशन उनका उठाकर बताते, एग्जाम्पल दे सकते, जरूरी नहीं कोटेशन लिखो ही। कई लोग तो ये करते बोले हम तो 8-10 कोटेशन लिखा है केवल भरने के लिए, कोटेशन बस वो भरा हुआ दिखेगा, अच्छा निबंध नहीं देखेगा, वो समझ जाएगा हमने बोले साहब बन नहीं पा रहा फ्लो, जो बात आपने कोटेशन में दी वो चीज प्रूफ नहीं हो पा रही, प्लस उसके साथ में लिंक नहीं हो पा रही, जो हेडिंग है ये नहीं होना चाहिए। ये कब होगा, लिंक कब होगा, कब कैसा होगा, एक बार आपने देख सुन लिया समझ लिया और फिर दिमाग में सोच लिया क्या कहता है, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ साहब जी, आपको डायमेंशन बना के, और उसका अभ्यास आप पूर्व में ही करें, ज्यादा बेहतर होता है। तो ये थे निबंध जिन पर अपने चर्चा करी। दो क्वेश्चन और भी हैं, उसको भी देख लीजिए लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 1 3.1 जिसको अपन बोल रहे हैं, स्वयं को उपसचिव खाद्यान्न विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सभी जिला अधिकारियों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु परिपत्र जारी करिए। छोटा होता है ये, आप जानते हैं बहुत अच्छे से, और उससे भी छोटा माना जाता है क्या, बोले साहब जी अनुस्मारक, है ना, सबसे छोटे पत्रों को अनुस्मारक, परिपत्र इत्यादि वगैरह अपन बोलते हैं, जिनमें डेटा काफी कम आता है। सीधा सीधा से आपको उठाना था, जो पढ़ के आए हो आज सुबह जिसका रिवीजन करके आए वो उठा के छाप देना था आपको। आप सुबह अनुस्मारक का रिवीजन करके आना, उठा के छाप दो, परिपत्र पढ़ के आना, उठा के छाप दो, क्योंकि वो शब्द आपकी वर्डिंग आते हैं आपके दिमाग में। ठीक है, वो वर्डिंग्स जो थी देन एंड देयर उठा करके लिखना चालू करना है। चलिए कुछ मूलभूत बातों को ध्यान रखें, कैसे क्या लिखना चाहिए था, कोई सा भी अपन एक उठा रहे हैं। डेटा आपको दिया गया है कि आप कौन है, बोले सर उप सचिव हैं, किसको लिखना है आपको, सभी जिला अधिकारियों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु लिखना है साहब जी। ठीक है, परिपत्र में आप इस बात को जानते हैं कि साहब जी सीधा मुझे आपको यह कहने का आदेश हुआ, सीधा सीधा ड्राफ्टिंग वाइज अगर अपन देखेंगे 10 से 12 पहलू होते हैं जो कि आते हैं। सबसे पहले तो आएगा साहब जी विभाग का नाम, ऊपर टॉप में क्या आ गया विभाग, कहाँ का, बोले मध्य प्रदेश शासन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप वहां नहीं लिखने की माँ डॉट प्रा डॉट, ऐसा नहीं, पूरा लिखेंगे मध्य प्रदेश शासन। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोले साहब जी परिपत्र लिख रहा हो तो बोले परिपत्र क्रमांक आ जाएगा। ठीक, इसी साइड को डेट देना दे दो, नहीं देना ज्यादा सजाना चाहते हो इस साइड को डेट दे दीजिए, कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, तो ये चीजें होंगी। आप बोले नहीं सर हम अनुस्मारक लिख रहे हैं, दोनों में काफी बातें कॉमन है, सारी तरह से कॉमन नहीं है, काफी बातें कॉमन है। एक बेसिक सा ड्राफ्ट आपका ये बनता है। बोले आप किसको लिख रहे हैं, बोले सर हम अनुस्मारक लिख रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो इस बात को पहले ही ऊपर एक तो क्वेश्चन के साथ में दिया होगा कि वहां पर लिखो किस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको नीचे भी एक हेडिंग बनानी चाहिए जो कि इसके भी ऊपर जाएगी, अनुस्मारक या परिपत्र जो भी आप लिख रहे हैं। अंडरलाइन वंडरलाइन करना लगे तो कर देना थोड़ी सा। ठीक है, यहाँ पर चलिए फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं अनुस्मारक पर बात करते हैं, अनुस्मारक का क्रमांक आ गया यहाँ पर। ठीक है, दो क्वेश्चन आपने देखे, दोनों में ही क्या आ रहा है, अवर सचिव करके वर्ड आ रहा है, बार बार पहले भी यही आया है, मैंने नोट्स भी जो दिए हुए हैं उसमें भी आपको यही दिया, एडिट छप गया वो, उसका सच बात तो ये है, जिनके पास में नोट्स हैं वो मिला लेना, पूरा पेपर मिल जाएगा आपको। बोले सर यही था एज इट इज, इवन पेपर 5 हिंदी वगैरह को लेकर, पेपर 3 को लेकर, बोले सर पूरा एज इट इज, एक आध एग्जाम्पल भी बाहर से नहीं, उदाहरण तक बाहर से नहीं है, क्या ही कहा जाए, बहुत होता है अपने आप में 95%।
पूरे पूरे सेक्शन को कवर करना। चलिए अनुस्मारक पर हम बात कर रहे हैं, सीधा सीधा जाएंगे किस पर, बोले सर जी सेवा में, यहाँ पर सेवा में आ जाएगा बिंदु कॉमा इत्यादि वगैरह। ठीक, किसको लिख रहे हैं आप, वहां पर शायद लिखा था सचिव को लिख रहे हैं आप। ठीक है, अनुस्मारक में अवर सचिव उद्योग विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए सचिव को उत्तर प्राप्त न होने पर अनुस्मारक लिखिए साहब, जबकि परिपत्र में लिखा हो सभी जिला अधिकारियों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु परिपत्र जारी करिए। ठीक है, अनुस्मारक पर यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं। सीधा सीधा किस पर आ गया अपन, सेवा में किसको लिख रहे हैं, बोले साहब जी सचिव महोदय को लिख रहे हैं। कौन है, ऑब्वियसली बताया नहीं कि उनका विभाग कौन सा है, यही मानेंगे आप कि हाँ यही वाले विभाग है, क्योंकि आप अवर सचिव हैं। ठीक है, उनके बारे में जाएगा सेवा में सचिव महोदय। ठीक है, सचिव जी के बारे में मध्य प्रदेश शासन अपने तरफ से ऐड कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो चाहो तो। फिर उसके पश्चात में साहब आपका क्या आएगा, बोले विषय, विषय विषय बता देंगे कि पूर्व में जो पत्राचार किया गया उसके जवाब के संदर्भ में या हेतु जो आपको लिखना है या बाबत जो भी आपको लिखना है, सीधा सीधा चालू कर देंगे। फिर यहाँ से महोदय, महोदय मुझे आपको यह कहने का आदेश है कि आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा पत्र क्रमांक इतने इतने, जो कि इतनी इतनी दिनांक को प्रेषित किया गया था, लिखा गया था, भेजा गया था, उसका जवाब इतना समय व्यतीत होने के पश्चात में भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि उक्त जानकारी एक सप्ताह के भीतर प्रदान करने का कष्ट करें। ठीक, आप अवर सचिव हैं, सचिव को लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको, वहां पर गलती नहीं कर देना, नहीं तो पढ़ के आए बोले क्लासिकली उसमें ये नहीं लिखते उसमें ये लिखते हैं। ठीक है, बोले सर भवधी भवनिष्ठ लिखना है कि नहीं लिखना है, आपको विश्वास पत्र लिखना है कि नहीं लिखना है, कई बार हो जाता है दिमाग, लिखेंगे क्योंकि आप अनुस्मारक लिख रहे हैं। ठीक है, इसके पश्चात में आपको एक लाइन और बदल देनी चाहिए, हालांकि ये छोटा होता है, छोटा होता आपने किताबों में देखा होगा या नोट्स वगैरह में देखा, तो वहाँ टाइपिंग वाले फॉन्ट्स होते हैं, उसके कारण आपको लगता है बोले सर 1.5 लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आप हाथ से लिख रहे हो तो वैसे ही 1.5 लाइन 4 लाइन पे जाएगी पॉइंट, और फिर उसके बाद में कुछ और भी आपको लिखना चाहिए ऐसा जो कि उसकी गंभीरता को दर्शाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन को खत्म करके अगली लाइन लिखेंगे साहब जी कि विषय की गंभीरता तथा महत्वपूर्णता को देखते हुए आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही इस पत्र का उत्तर इतना इतना टाइम जो आपने कहा हुआ है उसमें देने का, तो इससे पता चलता है कि नहीं यहाँ वो विषय गंभीर है। क्वेश्चन में नहीं दिया कि बहुत गंभीर है, पर आप बना देंगे क्यों, क्योंकि आपको चाहिए, आपको उसको कुछ क्रिएटिवली प्रस्तुत करना तो है ना, आपको लिखना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद में सीधा आपका क्या जाएगा, आपका विश्वास पत्र, आपका भवनिष्ठ, क्योंकि आप अवर सचिव हैं, सचिव को लिख रहे हैं, ये चीज जाएगी। फिर लेफ्ट साइड में इसका मतलब ये है, यहाँ पर ये पूरा पूरा आपकी ये लाइनें आ गई यहाँ पर। ठीक है, इसके भी पश्चात में आपका पत्र नीचे की ओर चलता चला जा रहा है। ठीक, यहाँ पर आपका आएगा भवदी लिख सकते हैं, भवनिष्ठ लिख सकते हैं, आपने लिखा अवर सचिव, आपके हस्ताक्षर आएंगे। इस साइड पर एक पॉइंट और लिखना जरूरी है आपके लिए, क्या संलग्न किया है आपने, संलग्नक क्या क्या होंगे संलग्नक, कम से कम 2 तो होने चाहिए, कोई बात आपसे छूटी नहीं है। ठीक है, परंतु फिर भी आप उस चीज को दर्शाने के लिए चाहे तो कर सकते हैं, पुनश्च वगैरह का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, संलग्नक में क्या लिखेंगे, पिछला जो पत्र आपने भेजा था, पहली बात तो वो आप उल्लेख करेंगे, पूर्व में भेजा गया पत्र क्रमांक इतना इतना डॉट 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 की छाया प्रति। ठीक है, आपने कहा कि मुझे आपसे यह जानकारी प्राप्त या इस विषय में जानकारी मांगने का आदेश हुआ है कि, ठीक है, उस विषय में जानकारी, तो लिख देंगे संबंधित मंत्रालय द्वारा मांगी गई जानकारी का पत्र की प्रतिलिपि, 2 तो हो गए। ठीक है, इस टाइप से आप करके वहां पर लिखने वाले हैं। लेटर आपका लगभग समाप्त तो हो चुका है, कोई ऐसी चीज बची हुई नहीं है। ठीक है, ड्राफ्टिंग पूरी पूरी आ गई है। फिर भी मान लीजिए आप चाहें, यहाँ पर क्या कर देंगे, बोले सर जी पुनश्च, पुनश्च का मतलब ये होता है कि ऊपर जो लेटर आपने लिखा उसमें लिखने के दौरान कोई बात छूट गई, तो वहां पर अपन लास्ट में एक लाइन देकर के लिख देते पुनश्च, अपन को लिखना कुछ नहीं है, इस बात को समझिए, पर अपन को बताना है कि अपन ये जानते हैं कि हाँ पुनश्च नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो पुनश्च और आप डॉट डॉट कर देंगे, इसका मतलब ही ये है कि
इन केस, बात समझ पा रहे हो आप? जगह है, गुंजाइश है, कोई चीज खाली छूट गई तो मोटे तौर पर सारे पहलू आपके आ गए। छोटा सा था, फटाफट कर देना था आपको। ठीक है, इसके भी पश्चात में अगला जो आप देखेंगे क्वेश्चन, वो किस विषय वस्तु पर आया हुआ है। पहला दिया हुआ आपको अधिसूचना जारी कीजिए, या तो अधिसूचना आते ही है, एक फिक्स रहता है, अभ्यास कर लेना चाहिए। और या फिर साहित्यिक संस्था हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित दिनकर जयंती पर प्रतिवेदन। आ ही रहा है लगातार, पिछले 5 साल से आप देखें, 5-7 सालों से प्रतिवेदन पर लगातार क्वेश्चन है। कोई साल ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। एक आध एक्सेप्शनल कह सकते हो आप अपवादात्मक तौर पर हर साल आ ही रहा है। अच्छे से अच्छी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सबसे खास बात, बहुत आसान होता है लिखना। अगर मन में पूर्वाग्रह या ढेर सारे ज्ञानात्मक अभिव्यक्तियां सबकी अपन ने नहीं ऐड कर ली हैं तो बहुत आसान होता है। रीजन फॉर एग्जाम्पल ये वाला उठाते हैं, साहित्यिक संस्था हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित दिनकर जयंती पर प्रतिवेदन। पहली हेडिंग में अपन बता देंगे क्या रहेगा। बोले साहब जी, दिनकर जयंती पर प्रतिवेदन। ठीक, ये पूरी पूरी अपन ने एक हेडिंग वहां पर बना दी। इसमें कुछ भी नहीं होता है कि आपको अलग से कोई प्रेषक प्रेषित इत्यादि वगैरह कुछ बताना पड़े, भवदीय भवनिष्ठ निर्देश इत्यादि का कुछ नहीं होता है। सीधा सीधा आपको लिखना है, बिंदुवार आप उसको उठाकर लिख सकते हो, पैराग्राफ्स में भी लिख सकते हो साथ ही। अब इसका कंटेंट आपको बनाना पड़ता है। ठीक है, हेडिंग अपन ने दे दी। हेडिंग क्या है, जो लिखी हुई है क्वेश्चन में वही सीधे छाप देते। एक हेडिंग वहां पर देनी है जहां पर क्वेश्चन के ठीक बाद में आपको ब्रैकेट दिया होगा, शो करिए, डिफाइन करिए कौन से वाले का आप आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप 3.2 का आंसर लिख रहे हैं, उसमें से भी आप बताएंगे कि वहां पर मैं लिख रहा हूं साहब जी किस पर, दिनकर जयंती वाला। वहां पर आप दोगे और उसके बाद में जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको हेडिंग ले लेनी चाहिए। ठीक है, यहां से आप स्टार्ट करते हैं। अब इसका मटेरियल महत्वपूर्ण है इसके पश्चात में। अब इसमें क्या लिखना है, तो क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया हुआ, ज्यादा 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ लेना, दिमाग को उतार लेना। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, साहित्यिक संस्था हिंदी प्रचार समिति द्वारा आयोजित दिनकर जयंती पर प्रतिवेदन लिखिए साहब। ठीक है, सीधा आप उठाएंगे कि हिंदी प्रचार समिति के तत्वाधान में दिनकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में फला फला सभागार में, भवन में, स्थान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन दिनांक इतने इतने से इतने इतने के मध्य में किया गया, जिसमें भारत तथा विश्व के अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये आप बताते। फिर इसके बाद आप पैराग्राफ को चेंज करते, अगला पॉइंट पर आप आ जाते। इस दिनकर जी, या नाम से लिख सकते थे दिनकर जयंती के इस अवसर पर, या ऐसा लिख सकते थे इस अवसर पर जो मुख्य अतिथि महोदय हैं वह कौन थे, इस बारे में आपको बताना था। बोले इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति श्री जी शामिल हुए। उन्होंने दिनकर जी की कर्मभूमि, दिनकर जी के साहित्यिक कार्य इत्यादि पर काफी उत्तेजक प्रेरणास्पद वक्तव्य दिया, ये बताते, तथा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं से हमको परिचित कराया, ऐसा लिख सकते थे। फिर पैराग्राफ चेंज करना था आपको, पैराग्राफ चेंज करके फिर वहां बताते कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता, जो समिति का नाम है हिंदी प्रचार समिति, ठीक है, के अध्यक्ष महोदय के द्वारा की गई साहब जी। उनके द्वारा सर्वप्रथम मुख्य अतिथि हेतु स्वागत भाषण दिया गया। ठीक, उसके पश्चात में स्वागत कार्यक्रम रखा गया। उसके पश्चात में विभिन्न प्रस्तुतियां दी गई जो कि दिनकर जी की कवित्व, उनके साहित्य लेखन इत्यादि पर आधारित थी साहब जी। ठीक, उसके बाद में फिर आपको चाहे तो पैराग्राफ में ही लिख सकते थे या पॉइंट बदल सकते थे कि इस सम्मेलन का मंच संचालन श्री 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 इनके द्वारा किया गया, तथा सबसे अंत में समिति के सचिव, उप सचिव इत्यादि जो भी आपको लिखना था के द्वारा आभार
व्यक्त किया गया। ठीक, आखिरी में फिर एक पैराग्राफ चेंज करते। दिनकर जी की जयंती पर आयोजित यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा। इसमें भाग लेने वाले विभिन्न विद्यार्थी, शिक्षकगण, विद्वानगणों ने बहुत ही अनुभव तथा ज्ञानात्मक चीजें प्राप्त करी और दिनकर जी के जीवन के कठिन संघर्ष और उनकी कर्मठता इत्यादि से परिचित हो पाए या लाभान्वित हो पाए, या जो भी आपको वर्ड्स लिखना था समाप्त कर देना था। और कुछ इसमें आता ही नहीं है ज्यादा। इसमें इवन ये भी नहीं आता है, जरूरी नहीं होता है कि आप नीचे ये भी लिखेंगे, बोले साहब भवदीय लिखेंगे, आपका लिखेंगे, विश्वास पात्र लिखेंगे, कुछ नहीं आता है यहाँ पर। स्वनिर्देश कुछ आता ही नहीं है, धन्यवाद भी नहीं आता है इवन ये है। फिर भी आप चाहें तो वहां पर ऐड कर सकते थे कि साहब किसके द्वारा ये बनाई जा रही है, तो साहब जी सचिव। कहाँ के सचिव? बोले हिंदी प्रचार समिति। कितना आप दे सकते थे, साइड में इश्यू हो जाती, ऊपर एक बार ड्राफ्ट चेक कर लेते। डेट आ गई है कौन सी की, कब आयोजन हुआ, क्या वो वाली डेट आ गई है जिस डेट पर आप ये विज्ञापन, ये प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं? नहीं आई है तो उसकी डेट आपको अलग से लिखना चाहिए, या तो ऊपर लिखना चाहिए, नीचे लिख सकते थे आप, सफिशिएंट है, आराम से हो जाता है। कुछ इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन पेपर को बनाना चाहिए था, जो आपने देखा, और काफी आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। मैंने विशेषकर इसलिए बताया मोटे तौर पर, ताकि जो नए विद्यार्थी हैं या जो पुराने भी हैं उस चीज को देख पाए कि आप जो बहुत सारा पढ़ के जाते हो और लगता है कि नहीं बहुत कुछ चाहिए, बहुत सारी भ्रांतियां दिमाग में होती है, उसकी इतनी ज्यादा जरूरत होती नहीं है। जो आप सारगर्भित जानते हो उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर दो, ये बड़ी बात होती है वहां पर, है ना। और वो पूरा पूरे कॉम्बो पैक के रूप में आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा मार्गदर्शन प्लस सही कंटेंट आपने पढ़ा हो। अनावश्यक इतना सारा ना पढ़ लिया हो कि तब सब ओवरलैप हो रहा हो, ये नहीं होना चाहिए। और फिर एक सही मार्गदर्शन, एक सही गाइडेंस में आप ऐसे ऐसे चीजों को लिखना है। तो जब साहित्यिक या क्लासिकल रूप में आप पढ़ते हो तो आपको लगता नहीं ये भी आना चाहिए, ये भी वहां जब आप परफॉर्म करने जाते हो, जो पढ़ा है आपने वर्षों में उसका कितना परसेंट दे पाते हैं, आप इस बात को गौर करिए, तब वहां समझ में आएगा कि नहीं, केवल और केवल बिल्कुल सारगर्भित चीजें, गिनी चुनी चीजें ही वहां पर प्रस्तुत कर पाने का आपको अवसर मिलता है। बाकी के लिए ना स्पेस होता है, टाइम होता है साहब वहां पर। ये वो चीजें हैं। मुख्य परीक्षा बहुत ही अलग होती है, और खासकर जिन्होंने केवल और केवल प्रीलिम्स के लेवल पर तैयार किया हुआ, उनका मेंस आ गया है, उनको बहुत दिक्कत जाती है और सही तरीके से उसको लिख नहीं पाते, अटेम्प्ट नहीं कर पाते। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ प्री और मेंस दोनों को साथ में तैयार करिए। क्लियर? तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और भी इस विषय में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए है तो दिए गए नंबरों पर आप क्लास में संपर्क कर सकते हैं, बैचेज वगैरह के लिए। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।